जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 10 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह अरिहंत पब्लिकेशन के तरफ से लगा रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया। तो हम लोग इसको 30 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट हुआ है 11 है, ठीक। और आपको जो है एक आवश्यक सूचना है कि जो आप लोगों ने अभी पिछले बार जो सेट जो 10 लगाया था उसमें कुछ प्रश्न की त्रुटि हुई है। तो चलिए पहले हम उस जो सेट प्रैक्टिस जो अरिहंत पब्लिकेशन जो मद्य निषेध का सेट प्रैक्टिस 10 है, मैं उस पर आपको लेकर चलता हूँ, ठीक। उसमें जो 3 प्रश्न है उसमें त्रुटियाँ हुई है। तो चलिए पहले हम लोग उस त्रुटियाँ को सुधार लेते हैं। यही वो हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस 10 है उसका जो आंसर है उसका त्रुटि हुई है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया, जैसे कि मैं उस बच्चे का नाम लेना चाहता हूँ, संजीत कुमार, और एक है सुबोध कुमार। इन्होंने बताया कि सर जो 52, 53 और 54 है तो इन तीनों का आंसर गलत है। तो मैं भी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक है इसमें भी आपको यही आंसर दिया गया था। तो मैं कन्फ्यूज हो गया था, ठीक। तो फिर मैंने इसको जो बच्चे अच्छे से जो डिटेल्स से मैंने इसको देखा, तो फिर इसका जो आंसर है ये बुक के तरफ से ये गलत दिया गया था। तो आपको जो PDF मिलेगा तो उसमें भी आपका ये आंसर है जो गलत है, ठीक। चलिए हम लोग इसको जो आंसर सही लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए जो 52 नंबर हम लोग का प्रश्न है इसको हम लोग ग्रीन से लगा लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो C आपका करेक्ट होगा। उसमें जो हम लोग सेट में बताए थे वो केशव चंद्र सेन बताए थे, तो गलत कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, वह जो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक। जो अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। हालांकि यहाँ पर जो इसमें जो आंसर ये दिया गया था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये शपथ दिलवाते हैं, ठीक। तो ये आपका थोड़ा सा ये गलत हो गया था। इसमें आपका राइट आंसर उपराष्ट्रपति होगा। और ये जो 54 नंबर प्रश्न है ये तीनों जो है वहीं से प्रश्न लिया गया था। तो प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग करने की घोषणा करता है। तो देखिए ये जो है राष्ट्रपति जो होते हैं यह केंद्रीय मंत्री परिषद के अनुशंसा पर जो है लोकसभा को भंग करने की घोषणा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वह C हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों ने जो गलती की है वो करेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए फिर से हम लोग जो सेट प्रैक्टिस 11 की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। वो जो आपका जो है गलती हो हम लोग कंप्लीट कर लिए। और यदि आपको भी लगे कि किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, जैसे कि उन लोगों ने सुबोध कुमार और जो है संजीत कुमार ने कमेंट किया, तो उसके जो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है सपोर्ट किया। चलिए यहाँ से हम लोग का पहला प्रश्न हिंदी का है कि प्रसाद जी की पहली कहानी थी। तो प्रसाद जी की पहली कहानी कौन थी। यहाँ पर प्रकाश है, इंदु है, दिव्या है और समतल है। तो देखिए इसमें जो हम लोग का प्रकाश जी का पहली कहानी होगा वह इंदु होगा। राइट आंसर B कर लीजिएगा, ठीक। हालांकि ये जो अरिहंत का बुक है ये आपको त्रुटि रहित होता है, लेकिन पता नहीं ये कैसे आपका जो है गलत आंसर छप गया था, तो हो सकता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि चांद बीबी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो चांद बीबी को यहाँ पर चांद खातून के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर C कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। आज़ादी के बाद का प्रेमचंद किसको कहते हैं। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु को जो है आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बार बार बलि जाऊं मैं, बलि का क्या अर्थ है। यहाँ पर बार बार बलि जाऊं, इस बलि में जो बलि का अर्थ क्या होगा। तो इस वाक्य में जो बलि का अर्थ होता है न्यौछावर होता है, ठीक। क्या होता है बलि का अर्थ यहाँ पर न्यौछावर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का पांचवा है कि कुमार जी के अनुसार शास्त्रीय संगीत का अस्थाई भाव क्या है। तो शास्त्रीय संगीत का जो स्थायी भाव होता है वह गंभीरता होता है। चलिए छठा जो प्रश्न है कि गीत गोविंद की टीका किसने लिखी है। तो गीत गोविंद का जो टीका है ये मीराबाई के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर B कर लीजिए। चलिए
अगला प्रश्न है कि कबीर जी के अनुसार लोगों को किसका अभिमान है। यहाँ पर कबीर जी के अनुसार जो है लोगों को किसका अभिमान है, तो लोगों का सांसारिक माया का जो है अभिमान है। ठीक, राइट आंसर सी होगा। चलिए, 8वां जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए। तो जयप्रकाश जो नारायण थे उच्च शिक्षा के लिए वो अमेरिका गए थे। ठीक, चलिए, अगला जो प्रश्न है कि गीत गोविंद की टीका किसने लिखी। ये भी प्रश्न ऐसा ही 2 बार आ गया प्रश्न, देख लीजिए। ये मीराबाई के द्वारा लिखा गया था। ये यहाँ पर देखिए हम लोग का ये भी पिछला ही प्रश्न था कि गीत गोविंद का टीका ये किसने लिखा। इसी में आपको दोबारा कर दिया गया है। कुमार यहाँ पर 7वां 6ठा। देखिए यहाँ से हम लोग का जो 6 नंबर प्रश्न है ये भी यहीं पर था और वो भी वहीं पर था। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे यहाँ कुछ जो है बुक का ये आपको त्रुटि रहित कह सकते हैं इसको हम लोग। और यहाँ से देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है कि मथुरा जी, यहाँ पर माथुर जी का जन्म कब हुआ था। तो माथुर जी का जो जन्म है ये आपको 1917 में हुआ था। राइट आंसर डी कर लीजिएगा, माथुर जी का जन्म 1917 में। चलिए, अगला प्रश्न है कि गलत पुरुष किसकी रचना है। यहाँ पर गलत जो पुरुष है ये किसकी रचना है। तो यह है आपका मेहरुनिस्सा परवेज की है। ठीक, गलत पुरुष मेहरुनिस्सा परवेज की यह रचना है। अगला जो प्रश्न है कि पूस की रात के लेखक कौन है। तो पूस की रात के लेखक यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद है। राइट आंसर ए होगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि अर्धना शिव, यहाँ पर अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है। तो यह रचना किसकी है। यह अर्धनारीश्वर जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भोला पासवान शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो भोला पासवान जो शास्त्री हैं इनका जन्म 1914 में हुआ था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक दीक्षांत भाषण किस विद्या की रचना है। तो एक दीक्षांत जो भाषण है ये आपको व्यंग विद्या की रचना है। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए, अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है और फिर हम लोग जो अंग्रेजी के प्रश्न इसको छोड़ दे रहे हैं। और 31 नंबर से जो हम लोग का मैथ का प्रश्न है तो इसका मैं आपको आंसर टिक कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको अभी चाहे तो अभी बना लीजिए या फिर यदि आपको PDF मिले तो PDF के साथ इसको सॉल्व करिएगा। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको 7 होगा। ठीक, चलिए, 32 नंबर का जो हम लोग का राइट आंसर है वो आपका 12 लीटर होगा। आप एक बार इसको प्रश्न को भी देख सकते हैं और इसका आंसर भी आपको दिख रहा है। चलिए, अगला 33 नंबर जो प्रश्न है तो 33 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर प्रश्न एक बार देख लीजिए और यहाँ से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपका 33 का देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, 33 का 4 सेंटीमीटर। फिर देखिए यहाँ से हम लोग का जो 34 नंबर है तो 34 का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ से 540/37 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये कैलकुलेशन वाला प्रश्न है तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको -19/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 36 नंबर है तो 36 का जो राइट आंसर यहाँ से हम लोग का होगा वह 41 घंटे 15 मिनट। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से 37 नंबर है तो 37 का जो राइट आंसर होगा आपका 23:1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 38 है तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका 38 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 2 मिनट होगा। ठीक, चलिए, अगला जो 39 नंबर है तो 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हम लोग का 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्षेत्रफल कितना होगा तो 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अगला जो 39 यहाँ से 40 नंबर प्रश्न है आपको ये आंकड़े वाले प्रश्न है, DI का प्रश्न है। तो यहाँ पर 40 का जो राइट आंसर हम लोग का होगा वह 28 पॉइंट यहाँ पर 1 होगा। क्या होगा 28.1 हो जाएगा। चलिए, 41 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा तो वह होगा आपका 40 होगा। और फिर यहाँ से 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा आप लोग इसका प्रश्न भी देखते चलिएगा 35/2 होगा। यह भी कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। और 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा 43 का राइट आंसर आपको 41.67% होगा। ठीक, चलिए, यहाँ से हम लोग का ये 44 नंबर प्रश्न है तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा 44 का देखिए यहाँ से आप लोग ये
तो एक बार प्रश्न देख लीजिए। और 44 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो आपको 16.67 होगा। ठीक, चलिए ये भी ऐसा ही प्रश्न था ना जी, ये दूसरा था। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 45 नंबर है, तो प्रश्न कह रहा है, यहाँ से देखिए प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर आपको 22.56% का जो है गिरावट आंसर होगा। ठीक, राइट आंसर देख कर लीजिएगा। आप लोग इसका जो बनाइएगा, यदि आपसे फंसेगा तो मैं आपको जो है PDF पर जो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, तो पहले आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से जो 46 नंबर प्रश्न है वहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। 46, यहाँ से देखिए 46 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किसी प्रांत के राज्यपाल को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेक का अधिकार है। ठीक, किसी जो प्रांत के राज्यपाल होते हैं उनको कुछ निश्चित मामलों में जो होता है वो विवेक का अधिकार होता है, यह है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 47 नंबर जो प्रश्न है कि कानून को कौन सा कथन सही अर्थों में परिभाषित करता है। पहला है कि यह प्रभुसत्ता धारी का आदेश है। दूसरा है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ जटिल सामाजिक संगठन का होना। और तीसरा है कि मानव के नैतिक विकास के लिए आवश्यक रूप से बाधा परिस्थितियों पर बल। और फिर चौथा नंबर जो हम लोग का है कि सामाजिक इष्ट सिद्धि की शर्तों के रूप में अधिकारों पर बल। तो देखिए इसमें जो अच्छा परिभाषा है आपका कौन सा, कि यह जो है प्रभुसत्ताधारी का आदेश है। ठीक, ये कानून का जो है सही परिभाषा है कि यह जो है प्रभुसत्ताधारी का यह आदेश है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक जोर किसने दिया। तो आर्थिक स्वतंत्रता पर जो सर्वाधिक जोर दिया गया था वह व्यक्तिवादियों ने जोर दिया था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जो अधिक आर्थिक स्वतंत्रता पर बल व्यक्तिवादियों के द्वारा दिया गया। अगला जो प्रश्न 49 नंबर है कि किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी है। तो कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी है आपको संसदात्मक सरकार में। ठीक, राइट आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है वो है 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो कौन सी जो समिति है चुनाव सुधार से संबंधित है वह है आपका दिनेश गोस्वामी समिति है। जो दिनेश गोस्वामी समिति है आपको चुनाव सुधार से संबंधित है। अगला 51 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को आश्वासित करते हैं। तो आश्वासित जो करते हैं आपका अनुच्छेद 19 से जो 22 होता है आपको यह स्वतंत्रता के अधिकार को आश्वासित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गठित किया गया था। तो यह जो गठित किया गया था आपको कैबिनेट मिशन प्लान के जो अंतर्गत इसको गठित किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो 53 नंबर प्रश्न है कि विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था। यहाँ पर कलिंग युद्ध जीतने के बाद जो विजय त्याग दिया था तो वह राजा था आपका अशोक। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के कितने तरीके बताए गए हैं। यहाँ पर संपत्ति अर्जन के कितने बताए गए हैं, ये मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के कितने तरीके बताए गए हैं। तो यह आपको 6 तरीके बताए गए हैं। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 55 नंबर प्रश्न है कि गोथिक निम्नलिखित में से थी। तो गोथिक जो निम्नलिखित में से वास्तुकला की शैली थी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था ये 1922 में वापस लिया गया था। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में वृद्धि का क्या कारण था। तो इसका जो मुख्य कारण था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण का प्रभाव, यही इसका मुख्य कारण था। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक यहाँ पर अस्त्रागर
इसकी स्थापना हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी ये पूछा जाएगा कि ये जो इसकी स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है आपका डिंडीगुल में हुआ था, यहाँ पर डिंडीगुल राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो उसके इमारतों का जो डिज़ाइन है यह तैयार किया गया था आपको एडवर्ड लुटियंस ने और जो हर्बर्ट बेकर, इन दोनों के द्वारा उसका जो है नई दिल्ली की इमारतों का डिज़ाइन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो अनुशीलन समिति की जो शाखा स्थापित किया गया था यह आपको सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा यह किया गया था, ये जो अनुशील समिति शाखा की स्थापना। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बी इज राइट, इसका करेक्ट है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि टेरा रोसा शब्द तात्पर्य है। तो टेरा रोसा जो शब्द तात्पर्य है आपको लाल मिट्टी से। ठीक, टेरा रोसा लाल मिट्टी से। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है वो क्या कहलाती है। तो जिनकी बसंत में कटाई की जाती है उसको हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, रबी फसल। अगला प्रश्न है कि जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है। ठीक, प्रश्न है कि जून में जो दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है। तो इसकी जो स्थिति होती है 23.5 डिग्री उत्तर होती है। क्या होती है, 23.5 डिग्री उत्तर होती है। आपको जून के महीने की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि आकाश गंगा के निर्माण हेतु आवश्यक प्रारंभिक पदार्थ है। तो आवश्यक जो प्रारंभिक पदार्थ होंगे उसमें आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 65 नंबर है कि सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र किस प्रकार के वनों से घिरे हुए हैं। तो यह जो घिरे हुए हैं आपके मैंग्रोव वन से घिरे हुए हैं। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी भूवैज्ञानिक अवधि। तो सबसे लंबी भूवैज्ञानिक जो अवधि रही है वह अवधि आपका बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका योन हो जाएगा। ठीक, कौन सा होगा, योन। चलिए अगला जो प्रश्न है कि सबसे अधिक लोहांश कौन कौन से, यहाँ पर सबसे अधिक जो लोहांश कौन से लौह अयस्क में पाया जाता है। तो सबसे अधिक ये आपको जो है मैग्नेटाइट में अधिक लोहांश पाया जाता है, यानी कि लोहे की मात्रा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाए जाने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण है इसका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी स्थल यहाँ पर स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। ठीक, कौन सा स्थल डमरू मध्य जो उत्तरी अमेरिका को जो है दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। तो वह जोड़ता है कौन, आपको पनामा जोड़ता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पूर्ति लोच किसकी श्रेणियाँ हैं। तो पूर्ति जो लोच है ये आपको 5 श्रेणी, कितनी श्रेणियाँ है, पूर्ति लोच की कितनी श्रेणियाँ हैं। तो 5 श्रेणियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि अस्फीतिक अंतराल निम्नलिखित में से किसका माप है। तो अस्फीतिक जो अंतराल है यह माप है आपका अधिमांक का। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो इसमें सबसे अधिक योगदान जो होता है राजकोषीय घाटा का। ठीक, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख प्रहरी है तो वह है आपका WTO। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है। पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है। तो जो शुद्ध परिसंपत्ति होता है यह पूंजी निर्माण में शामिल नहीं होता है। अगला जो 75 नंबर प्रश्न है कि मानव संसाधन किस प्रकार आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो यह जो आर्थिक विकास में योगदान देता है यह है आपका
प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान कर विज्ञान तकनीकी में अनुसंधान तथा नव प्रवर्तक कर, और फिर यहाँ पर कल्याण की भावना तथा सामाजिक अनुशंसा उपयुक्त सभी से जो होता है ये मानव संसाधन जो होता है ये आर्थिक विकास में योगदान देता है। चलिए अगला जो प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न है कि जून 2021 में भारत में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि जो जून 2021 में भारत में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह पहला राज्य आपका गोवा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का 77 नंबर है कि 30 मई से 13 जून 2021 तक आयोजित फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब जीता गया है आपको नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला जो 77 नंबर के बाद यहाँ से 78 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यह भी आपका करंट का ही प्रश्न है। लगभग आपको 2 से 3 प्रश्न हुए, प्रत्येक सेट में आपको करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश भर के डॉक्टरों को उसकी स्वास्थ्य अथक सेवा उसकी अथक सेवा के लिए श्रद्धांजलि देने व आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह सलाम दिल से नामक एक जो है पहल शुरू किया है। तो कौन से बैंक ने यह पहल शुरू किया है? यह पहल जो है आपका HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, सलाम दिल से। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस पुस्तक का रचयिता है अरुण जेटली। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका गलनांक अधिक है। तो इसमें जो सबसे अधिक गलनांक है आपका NaCl का। ठीक, राइट आंसर एक कर लीजिएगा, NaCl का जो होता है गलनांक सबसे अधिक होता है। सोडियम क्लोराइड होता है ये NaCl। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि शरद ऋतु में यदि हम प्रातः काल लोहे तथा लकड़ी के टुकड़े को स्पर्श करें तब लोहे का जो टुकड़ा अधिक ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा जो होता है आपका लोहे की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसकी क्षमता जो ऊंच होती है, इसलिए आपको जो है वो अधिक ठंडा महसूस करता है लकड़ी की अपेक्षा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि लवण सेतु को हटाने पर वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर लवण सेतु को हटाने पर जो वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शून्य हो जाता है, उसकी जो वोल्टता है वो शून्य होता है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 84 नंबर है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो यह जो कार्यक्रम है 1951 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि कोयले की खदानों में उपस्थित जहरीली गैस है। तो कोयलों के खदानों में उपस्थित जहरीली गैस कौन सी है। वह जहरीली गैस आपका CO और प्लस यहाँ पर उसके बाद है CH4। ये दोनों जो है आपको, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और या फिर दूसरा है जो मीथेन है CH4। तो ये जो दोनों उपस्थित जो गैस है यह जहरीली है कोयले की खदान में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसका जो खोज है ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी। तो इसका जो सर्वप्रथम अवधारणा है ये आपको क्लीमेंटस तथा बार्मिंग ने, इन दोनों ने दिया था। ये 2 व्यक्तियों का नाम है, 2 वैज्ञानिक का, कि क्लीमेंटस तथा बार्मिंग के दोनों के द्वारा जो है पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अवधारणा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से है 88 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न की नदी तथा समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रक्रम है वो उत्तरदायी है। तो इसमें जो हम लोग का प्रक्रम उत्तरदायी होता है आपका स्कंदन। ठीक, राइट आंसर स्कंदन। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा सर्वप्रथम कृत्रिम जीन संश्लेषण कब किया गया था। यहाँ पर जो सर्वप्रथम जो कृत्रिम जीन संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा ये कब किया गया था। तो यह किया गया था आपको 1973 में।
चलिए अगला प्रश्न है कि गोताखोर द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गैस सिलेंडर में किस गैस को मिलाया जाता है? तो उस गैस में जो मिलाया जाता है आपको एचई को मिलाया जाता है। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न है कि दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। तो दुर्लभ मृदा तत्व आपको जो एफ ब्लॉक के सारे तत्व जो होते हैं ये दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि बूलियन बीजगणित मुख्यतः किस पर आधारित है? ये जो बूलियन बीजगणित है ये मुख्यतः किस पर आधारित है? तो यह जो है आपको तर्क पर आधारित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत है। तो वायु प्रदूषण के जो विश्वसनीय संकेत है आपको लाइकेन तथा मॉस, ये दोनों जो है विश्वसनीय संकेत है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। तो वह प्रयुक्त एंजाइम आपका जाइमेस है। क्या है वह? जाइमेस। चलिए अगला जो प्रश्न है कि दूरस्थ वस्तु को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखने पर इसका प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कीटनाशक हेमेक्सिन है, यहाँ पर जो कीटनाशक हेमेक्सिन जो है ये क्या है? तो यह आपको बेंजिक हेक्साक्लोराइड है। ठीक, क्या है वो? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 97 नंबर है कि कड़वे बादाम का तेल के नाम से प्रचलित यौगिक है। कड़वे बादाम के तेल के नाम से जो प्रचलित यौगिक है वो कौन सा यौगिक है? वो आपका बेंजेलिहाइड जो है आपको कड़वे बादाम का तेल के नाम से वो प्रचलित है। ठीक, चलिए 98 नंबर जो प्रश्न है कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के जो कोण को कहते हैं। तो इन दोनों के बीच के कोण को यहाँ पर चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। अगला जो 99 नंबर प्रश्न है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है। तो कौन सा जो पाचन तंत्र से नहीं पचता? ये जो सेलुलोज होता है वह आपको मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का ये 100 नंबर जो प्रश्न है कि हीटिंग बिलो द बेल्ट किस ख्याल से संबंधित एक वाक्यांश है? तो यह जो है आपका मुक्केबाजी से एक जो है वाक्यांश है। ठीक, मुक्केबाजी से संबंधित एक वाक्यांश है। तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया और ये प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का 11 था। यदि आपको किसी भी प्रश्न में त्रुटि हो, दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा और मिलते हैं सेट प्रैक्टिस 12 में। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।